नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एसकेसी एजुकेशन जो ऑनलाइन जो कक्षाएं आपके संचालित हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप नियमित रूप से इस कक्षाओं में बने हुए हैं। तो देखिए, अपन की जो 10वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में गणित के 4 डिवाइजेशन किए हुए हैं। सबसे पहले था वैदिक गणित, दूसरा भाग बीजीय व्यंजक, और तीसरा भाग था आपके त्रिकोणमिति, और चौथा भाग था ज्यामिति, जिसमें से अपन महत्वपूर्ण भाग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बीजीय व्यंजक पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन ने पूर्व की कक्षाओं में जो पढ़ा था, अपन ने पूर्व की कक्षाओं में द्विघात समीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। पूर्ण आशा और विश्वास है कि वो कक्षाएं आपने अच्छी तरह से देखी होगी और आपने वो ज्ञान अर्जित किया है। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पर एक महत्वपूर्ण अध्याय लेते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं कि बोर्ड में ये जो एक सवाल आता है वो 6 नंबर का आता है, यानी 1% बनाता है जो एक सवाल पूछा जाता है, और 100% सवाल क्रमांक 25 जो आपके पेपर में होता है वो आपका आलेख्य विधि से सरलीकरण होता है। वो हर पेपर में होता है, और एक सवाल जो 1 नंबर का कभी किया जाता है और कभी नहीं किया जाता है। कुल मिला के इस प्रश्नावली पर फोकस 6 या 7 नंबर का फोकस होता है। तो 6 नंबर तो 100% होता ही है, लेकिन अपन 1 नंबर वाले सवाल को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक का नाम, उस प्रश्नावली का नाम आपसे परिचित है, 2 चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। तो मैं आज की अपनी कक्षा की हेडिंग डाल रहा हूं 2 चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। युगपत समीकरण। तो देखिए, 2 चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। तो प्रश्नावली बनती है 2 चर। जैसे कि अपन ने पीछे की कक्षाओं में द्विघात जो समीकरण पढ़ा था उसमें चर एक ही था, जैसे केवल और केवल x ही था। जैसे समीकरण बन रहा था 2x² + 2x + c के रूप में जो समीकरण बना था, तो उसमें x और x चाहे कितनी बार आए, पद अलग अलग हो सकते थे, लेकिन चर जो था वो एक था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, 2 चरों वाले चर 2 रहेंगे, एक x रहेगा तो दूसरा y रहेगा, एक a रहेगा तो दूसरा b रहेगा, एक m रहेगा तो दूसरा n रहेगा। कुल मिला के प्रत्येक समीकरण में ये 2 चर होंगे, प्रत्येक समीकरण में 2 चर होंगे। इसलिए इस प्रश्नावली में हो गया कि 2 चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। बात आती है युगपत, तो युगपत का मतलब होता है जोड़ा। प्रत्येक समीकरण 2 जोड़े में होगा। जैसे कि आपके पास में कोई भी समीकरण ले लो, जैसे 3x प्लस, एक समीकरण में लिखता हूं 3x + 2y = 10, और दूसरा समीकरण हो गया आपके 2x - 5y = 15। तो प्रत्येक जो समीकरण होगा वो जोड़े में होगा। इसलिए 2 चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण, जैसे 3x + 2y, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, तो 3x + 2y, 2x - 5y, तो प्रत्येक समीकरण जोड़े के रूप में होगा। इसलिए इस प्रश्नावली का हेडिंग हो गई अपने 2 चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण या रैखिक युगपत समीकरण। जैसे कि 2 चर आपको समझ में आ गए, एक x दूसरा y, एक m दूसरा n, एक a और एक b, इसमें कोई भी बीजीय व्यंजक हो सकता है। तो जैसे कि देखिए, अब सवाल ये बनता है कि आपने इसमें 2 चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण को महत्वपूर्ण तरीके से अपन पढ़ते हैं, तो इसकी विधियां होती हैं महत्वपूर्ण रूप से 2। इधर में होती है आलेख्य विधि और इधर में होती है आपकी बीजीय विधि। अब बीजीय विधियों के और डिवाइजेशन हो जाते हैं, बीजीय विधियों के और डिवाइजेशन हो जाते हैं। वो कैसे? सबसे पहले जो विधि होती है वो आपकी होती है विलोपन विधि, जो अपन 9वीं कक्षा में अच्छी तरह से विधिवत रूप से पढ़ के आए हैं। उसके बाद में इसका एक और रूप होता है विलोपन विधि के बाद में अगली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। उसके माध्यम से युगपत समीकरण को सरल किया
जाता है एक्स और वाई का मान निकालना, या ए और बी का मान निकालना, या एम और एन का मान निकालना किया जाता है। और उसके बाद में एक और जो विधि होती है वह होती है वज्र गुणन विधि। ये 3 प्रकार की विधियां बीजीय व्यंजकों में होती है, बीजीय विधियां कहलाती हैं इस 2 चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण की। लेकिन अपन को इस विधि को अच्छी तरह से सीखना है। हाँ, ये तीनों विधियां हैं, ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन अच्छी तरह से 9वीं कक्षा में इसको पढ़ के भी आए हैं, 10वीं में भी इसको थोड़ा बहुत परिचय कर लेंगे। लेकिन 100% जो सवाल का फोकस होता है वो इस आलेख की विधि पर होता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 10वीं की पाठ्य पुस्तक में आलेख की विधि से संबंधित सवाल ही किया जाएगा। इसलिए ये आलेख की विधि अपन पढ़ेंगे जो 6 नंबर का सवाल दिया है। तो देखिए, मैंने आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं, लेकिन इन तीनों सवालों को करने से पूर्व कुछ तरीका और कुछ फॉर्मेट अपने दिमाग में होना चाहिए कि कैसे कैसे अपन इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। तो किसी भी ग्राफ पेपर को यानी आलेख की विधि को सरल करने के लिए अपन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी ग्राफ आपकी कॉपी में आपके पाठ्यक्रम में कितने प्रकार से होता है, और उस ग्राफ का हल कैसा होता है, और ग्राफ के अंदर खींची जाने वाली रेखाएं किस किस रूप में होती है। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, कैसे कि जब आपके पास में किसी समीकरण में ए फर्स्ट बट्टे ए टू बराबर नहीं हो बी फर्स्ट बट्टे बी टू, यानी ए फर्स्ट बट्टे ए टू बराबर नहीं हो बी फर्स्ट बट्टे बी टू, यानी कोई भी समीकरण इस कंडीशन में बराबर नहीं होता है, सी को आपको देखना ही भी नहीं है, तो उस समय आपके जो ग्राफ का रूप होगा वो हो जाएगा अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। और इस ग्राफ पेपर की जो रेखाएं होगी वह हो जाएगी आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब यह होता है कि 2 रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर काटे, वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और जिस बिंदु पे काटती है, कोई न कोई बिंदु पे काटती है, वह आपका प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। तो इसलिए जो पहला रूप होगा वह इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है ए फर्स्ट बट्टे ए टू बराबर बी फर्स्ट बट्टे बी टू, लेकिन बराबर नहीं हो सी फर्स्ट बट्टे सी टू। ए फर्स्ट बट्टे ए टू बराबर बी फर्स्ट बट्टे बी टू, यानी तुलनात्मक अध्ययन से, लेकिन सी फर्स्ट बट्टे सी टू बराबर नहीं हो, उस समय आपका समांतर रेखाएं होगी और कोई भी हल नहीं होगा। उस समय आप लिखोगे कोई हल नहीं, यानी समांतर रेखाएं आपस में कटेगी नहीं, तो हल कैसे निकलेगा? कोई हल नहीं और समांतर रेखाएं हो जाएगी। कोई हल नहीं और समांतर रेखाएं हो गए। तो दूसरा प्रकार ये हो गया ग्राफ का पेपर का। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? तीसरी कंडीशन ये बनती है कि जब ए फर्स्ट बट्टे ए टू बराबर बी फर्स्ट बट्टे बी टू बराबर सी फर्स्ट बट्टे सी टू, यानी ये तीनों ही तुलनात्मक अध्ययन से बराबर हो, उस समय आपके अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल और संपाती रेखाएं हो जाएगी। अब देखो तुलनात्मक अध्ययन कैसे? जैसे कि यहाँ तो आपका 2/4 और यहाँ पर हो गया 3/6 और यहाँ पर हो गया आपका 9/18। तो आप पहले इसको नॉकआउट नहीं करें कि इसका बराबर है ही नहीं, ये तुलनात्मक अध्ययन से जब सरलीकरण में जाओगे तो ये बराबर हो जाएगा। कैसे? 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। क्या है? तीनों बराबर नहीं है? तीनों बराबर है। यहाँ आपको नहीं दिख रही थी, लेकिन जब तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो ये तीनों ही बराबर है, इसलिए आपका सवाल चला गया संपाती रेखाएं और अनेक हल। संपाती रेखाएं कैसे? देखो, क्योंकि 2 रेखाओं से तो आप भली भांति परिचित है कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में काटती है और समांतर रेखाएं बिल्कुल बराबर अंतर से चलती है। लेकिन संपाती रेखाओं का मतलब होता है किसी एक ही रेखा पर 2 रेखाएं और खींच लो या एक और खींच लो, किसी एक ही रेखा पर चलने वाली रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। और उसमें रेखा तो एक ही होती है, लेकिन सारी रेखाएं दूसरी जो खींचोगे वो उसके ऊपर साइलेंट रहेगी, वो दिखेगी भी नहीं, दर्शाएगी नहीं। ऐसी रेखाओं क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोल रहे हैं। तो 3 चीजें आपके समझ में आई। देखो कैसे? सबसे पहले चीज ये पढ़ी थी कि जब अपने पास समीकरण निकाय में समीकरण को सरल करते समय ए फर्स्ट बट्टे ए टू बराबर नहीं हो बी फर्स्ट बट्टे बी टू, उस समय अद्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ग्राफ में जो आप ग्राफ पेपर में जो ग्राफ बनाओगे वो प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होगा। दूसरा,
ए फर्स्ट बट्टे ए टू बराबर बी फर्स्ट बट्टे बी टू लेकिन बराबर नहीं हो सी फर्स्ट बट्टे सी टू, उस समय उस ग्राफ का कोई भी हल नहीं होगा, लेकिन जो रेखाएं होगी वो ग्राफ पेपर में समांतर रेखाओं के रूप में दर्शाई जाएगी। तीसरी चीज अपन ने पढ़ी थी ए फर्स्ट बट्टे ए टू बराबर बी फर्स्ट बट्टे बी टू बराबर सी फर्स्ट बट्टे सी टू। तो उसके अनेक सारे हल होंगे और उसकी रेखाएं कैसी हो जाएगी, समपाती रेखाएं हो जाएगी। इसलिए ग्राफ के अंदर प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो वेटेज होता है वो आपके बोर्ड की दृष्टि से ज्यादा होता है, लेकिन सवाल समांतर से भी कर सकते हैं और समपाती रेखाओं से भी कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके आपके पास में ग्राफ पेपर का रूप देखने का था। क्या ग्राफ पेपर में समपाती रेखाएं होगी या समांतर रेखाएं होगी या प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, वो आपको समीकरण के आधार से ही पता चल जाएगा, क्योंकि इन तीनों चीजों को आप लागू करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने 3 समीकरण लिखे हैं, तो हम तीनों समीकरणों को देखते हैं कि कौन से समीकरण में कैसी रेखाएं बैठती है। जैसे कि पहला समीकरण मैंने लिखा 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 13, 5x माइनस 2y बराबर 4। तो यहां पे x का गुणांक जो होगा, x का गुणांक जो पहले समीकरण में होगा वो a फर्स्ट, दूसरे समीकरण में होगा a2, और y का गुणांक जो पहले समीकरण में होगा b फर्स्ट और दूसरे समीकरण में होगा b2, और जो प्योर अंक गणित होगी वह c फर्स्ट और c2 हो जाएंगे। तो देखिए यहां पे a फर्स्ट, तो मैं लिख रहा हूं a फर्स्ट बट्टे a2 बराबर 2/5, और देखो b फर्स्ट 3 और b2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 1/2 प्लस के हैं और या 1/2 माइनस के हैं तो भी बराबर नहीं है, ध्यान रखना विशेष। अब उसके बाद c फर्स्ट बट्टे c2 यानी आपके 13/4। तो आपको ये देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे माइनस के 3/-2, 2/5 और 3/-2, क्या ये किसी भी तुलनात्मक अध्ययन से बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहली कंडीशन आ गई a फर्स्ट बट्टे, तो देखिए कैसे, जैसे कि आपने ये समीकरण के रूप में लिखा a फर्स्ट बट्टे a2 दोनों ही बराबर नहीं है, यानी a फर्स्ट बट्टे a2 बराबर नहीं b फर्स्ट बट्टे b2। तो जब इस समीकरण की कंडीशन चली जाती है तो समीकरण अद्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, जो आपने पहला ही तरीका पढ़ा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरे में क्या 2/3 यानी a फर्स्ट हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा 3 और b फर्स्ट हो जाएगा 4 और b2 हो जाएगा 6 और c फर्स्ट हो जाएगा 10 और c2 हो जाएगा 12। तो देखिए 2/3 इसको सरल करो, 2 का भाग 2 में 4 में कितनी बार गया? 2 बार, और 6 में कितनी बार गया? 3 बार। अब ये कट नहीं रहे, कट तो रहे हैं लेकिन सरलीकरण कैसे हो रहा? 2 का भाग 10 में 5 बार और 12 में 6 बार। तो ये दोनों बराबर आपस में नहीं है, ये दोनों बराबर 2/3 बराबर है। तो सवाल की कंडीशन बन गई a फर्स्ट बट्टे a2 बराबर b फर्स्ट बट्टे b2 बराबर नहीं है c फर्स्ट बट्टे c2। तो आपने दूसरा रूप क्या पढ़ा था कि a फर्स्ट बट्टे a2 बराबर b फर्स्ट बट्टे b2 लेकिन बराबर नहीं हो c फर्स्ट बट्टे c2। उस समय आपकी समांतर रेखाएं होगी और उस ग्राफ पेपर का जो हल होगा वह कोई हल नहीं होगा, और ग्राफ के अंदर दर्शाई जाने वाली रेखाएं आपकी कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं होगी। और जो तीसरा रूप है ये इधर देखो, a फर्स्ट बट्टे a2 यानी पहले समीकरण का 4 दूसरे समीकरण का 2, तो ये हो गया 4/2। b फर्स्ट बट्टे b2 यानी पहले समीकरण का 6 दूसरे समीकरण का 3, तो ये हो गया आपके 6/3। और तीसरा c फर्स्ट बट्टे c2 यानी c फर्स्ट हो गया 18 और c2 हो गया 9, ये 18/9। सरल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। 9 का भाग 18 में कितनी बार गया? 3 बार। कहने का मतलब आपके पास में a फर्स्ट बट्टे a2 बराबर b फर्स्ट बट्टे b2 बराबर c फर्स्ट बट्टे
C2, यानी जब तीनों ही बराबर हो तो उस समय आपका ग्राफ का जो रूप हो जाएगा वो आपका अनेक हल हो जाएंगे और ग्राफ के अंदर प्रदर्शित होने वाला ग्राफ है वो समपाती रेखा के रूप में अंकित होगा। तो आपने आज ग्राफ पेपर की 3 प्रकृतियों को इसमें पढ़ा है और इनको अच्छी तरह से देख करके ही अपन ग्राफ पेपर को जो अपने परीक्षा के अंदर जो 6 नंबर का सवाल 101% किया जाता है उसको अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठना चाहिए। धन्यवाद।